रखने का प्रयास करूंगा। भारतीय ज्ञान परंपरा में लोकतंत्र, भारतीय ज्ञान परंपरा में किस प्रकार जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के बारे में जो वर्तमान समय की जिस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं, वैसा क्या हमारी भारतीय वाङ्मय में, वेदों में, पुराणों में किस प्रकार की बातें आती हैं, या भारतीय हमारी जो संस्कृति है वो उसके बारे में क्या कहती है, ये सारे विषय के बारे में आज कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। हम सब लोग एक वेद का श्लोक बोलते हैं, संगच्छध्वं संवद्बद्धं संवो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानता उपासते। यानी हम सब लोग साथ चले, हम सब लोग सब काम साथ करें, हम सब लोग साथ साथ आगे बढ़ें। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जब बात करते हैं तो सबके साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसकी बात करते हैं। तो ये जो भावना है, ये वेद के इस श्लोक के माध्यम से हमारे बीच में आई है। वेद के इस श्लोक में सबको साथ लेकर चलने की बात है। इसी को दूसरे स्वरूप में हम जब बात करते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। जब ये सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात हम करते हैं, वो वास्तव में उसकी दिशा किस ओर जा रही है, इसके बारे में अध्ययन करने पर सबसे पहले हमको विचार करना चाहिए कि वेदों में किस प्रकार से प्रजा की व्यवस्था, शासन की व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में क्या वर्णन था। वैसे तो हम जानते हैं कि वेदों में कुछ उक्तियां हैं, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूं। वेद में कहा गया तत्त्वमसि, वह ब्रह्म और तू है, या अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। ऐसी और भी बात है, प्रज्ञानम ब्रह्म, सर्व खल्विदम ब्रह्मम। यानी प्रत्येक वेद से अगर इस प्रकार अलग अलग प्रमुख महाकाव्य लिए जाए, इस प्रकार की उक्तियां उठाई जाए, तो ऐसे अनेकों गूढ़ वाक्य हैं जिनका जो अपने आप में केवल एक वाक्य मात्र नहीं है, महावाक्य है। और इन्हीं महावाक्यों की यात्रा करते करते हम उपनिषदों तक पहुंचते हैं। जब हम उपनिषद तक पहुंचते हैं तो हमें ज्ञान का एक बड़ा भंडार सामने दिखाई देता है। अगर वेदों में हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो वेद में जिस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है, जिस प्रकार का राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन है, उसको जब हम जानकारी करेंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि विश्व की सर्वाचीन, सबसे पुरानी अगर राजनीतिक व्यवस्था हमको कहीं मिलती है तो वो वेदों में मिलती है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ, प्रशासन कैसा होता होगा। वेद में प्रशासन के बारे में क्या कहा गया, तो सबसे पहले प्रशासन के बारे में बताते समय वेदों में कहा गया है कुल। कुल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। यानी कुल कौन? एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले लोग, वो कुल है। फिर उसके ऊपर इकाई हुई ग्राम। एक ग्राम कई कुलों से मिलकर बनता था। ग्रामों का संगठन को विश कहते थे, और ये जो विश, कई विश मिलकर जन कहलाते थे, और ये जो कई जन जब मिलते थे तो एक जनपद की रचना होती थी, और ये जनपद मिलकर राष्ट्र बनते थे। कुल का जो प्रमुख होगा उसे कुलाब कहते हैं, ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी कहते थे, विश के प्रमुख को विश्वपति कहते थे, जन के प्रमुख को राजन कहते थे, और राष्ट्र के प्रमुख को सम्राट कहते थे। ये जो व्यवस्था है, जिनमें प्रशासन की व्यवस्थाएं इस प्रकार से विभाजित है। अब किसी भी प्रशासन में जो सबसे ऊपर की इकाई है, जिसे हमने सम्राट कहा, उसके नीचे राजन, राजन के नीचे विश्वपति, विश्वपति के नीचे ग्रामीण, ग्रामणी, और फिर कुल, ये सारी व्यवस्था
व्यवस्थाओं में से जब प्रशासन चलाने के लिए एक अलग प्रकार का पैरेलल व्यवस्था और थी, वो व्यवस्था थी सभा और समिति। सभा क्या थी और समिति क्या थी? आज की तरह जैसे हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो दो सदन हैं, एक है लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा निचला सदन है, राज्यसभा ऊपर का सदन है। उसी प्रकार सभा उच्च सदन है और समिति नीचे का सदन है। उच्च सदन वो है जिसमें समाज से आए हुए बुद्धिमान लोग, अपने विषय के विशेषज्ञ लोग, अनुभवी लोग उसमें रहा करते थे। सभा के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता था और सभा के सदस्यों के कई नाम प्रचलित थे। वेदों में 2-3 प्रकार के नाम उनके प्रचलित हैं। एक पितर कहा जाता है, सभेय कहा जाता है, सभासद कहा जाता है, तीनों प्रकार के नाम उसमें आते हैं। अब जब ये है उच्च सदन, इसी प्रकार दूसरा सदन था समिति। समिति जन सामान्य की संस्था होती थी। समस्त राष्ट्र के नागरिकों में से चुने हुए नागरिक उसके सदस्य होते थे। इस समिति में स्त्रियां भी होती थी जो समय समय पर रिक्त का दान किया करती। ऐसी और भी व्यवस्थाएं, शासन व्यवस्था कैसी थी, सैन्य व्यवस्था कैसी थी, ऐसे एक विषय आता है विदत। ऋग्वेद में लगभग 122 बार विदत शब्द का उल्लेख है। ये विदत क्या है? विदत की एक प्रकार की कमेटी है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होते थे और सामाजिक कल्याण के कामों में उस विदत का उपयोग होता था। यानी हमारे जो सामाजिक व्यवहार हैं उनको नियंत्रित करने के लिए उस विदत पद्धति का उपयोग, विदत समिति का उपयोग होता था। अब राजा का मंत्रिमंडल होता था। अब जब मैं ये बात कर रहा हूं तो इसमें लोकतंत्र कहां आ गया? तो लोकतंत्र किस प्रकार है? आपने अनुभव किया होगा, सभा में जो लोग हैं और जो समिति में लोग हैं वो अपने अपने यहाँ प्रस्ताव पास करते थे, उसके आधार पर सारा व्यवस्थाएं चलती थी। विषय इस दृष्टि से अगर अपन शासन की बात करेंगे तो बहुत सारे विषय निकलते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से उस समय की व्यवस्था का जो दृश्य है, दृश्यगत कैसा होता है, वो मैं आपको आपके सामने रखने का प्रयास और करता हूँ। कुल मिलाकर वेदों में 16 महाजनपदों का वर्णन है। 16 महाजनपद थे और उन 16 महाजनपदों में से 4 जनपद ऐसे थे जो गणतंत्रात्मक प्रणाली से चलते थे। यानी 16 महाजनपदों में से 12 महाजनपद तो ऐसे थे जिनके ऊपर जो प्रमुख होता था वो पिता का बेटा राजा बनेगा, ऐसी व्यवस्था से चलता था। यानी राजतंत्रात्मक प्रणाली से चलता था। लेकिन जो बाकी 4 थे वो पूरी तरह से गणतंत्रात्मक प्रणाली से चलते थे और उनके नाम भी उल्लेख है। उन जनपदों के नाम है बज्जी, शूरसेन, मल्ल और कपीश। ऐसे 4 जनपदों का वर्णन वेदों में मिलता है। अब अगर हम इस विषय को आगे बढ़ाते हैं, एक विषय याद है कि कितने वर्ष पूर्व की बात है? क्या इस व्यवस्था का जो वेदों में वर्णन है ये वास्तव में भौतिक रूप से धरातल पर था? तो हमारे यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुए, हड़प्पा कालीन जो इतिहास की खोज हुई, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम कहते हैं, उस सिंधु घाटी सभ्यता के स्ट्रक्चर्स का वर्णन अगर किया जाए, उन स्ट्रक्चर्स को अगर देखा जाए तो वहां किले मिलेंगे, वहां मकान मिलेंगे, लेकिन वहां महल नहीं मिलते। अब किसी व्यवस्था में जो व्यवस्था जिसके लगभग 900 से ज्यादा स्ट्रक्चर केवल भारतवर्ष में मिल चुके हैं, केवल 900 से ज्यादा बस्तियां भारतवर्ष में मिल चुकी हैं, 600 से ज्यादा बस्तियां पाकिस्तान में मिल चुकी हैं, जो आज पाकिस्तान है, पूरा मिलाकर 1500 से ज्यादा जिन बस्तियों की खोज हो चुकी है सुदूर पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेकर गुजरात तक। ऐसे सारे इस सभ्यता के अंतर्गत आने वाले जितने स्थान हैं वहां किले मिलेंगे, मकान मिलेंगे, उनके बैठने की चौपालें मिलेंगी, लेकिन बावड़ियां मिलेंगी, लेकिन आपको वहां महल नहीं मिलेंगे। एक बात। दूसरी बात, इन सारी व्यवस्थाओं में आप देखेंगे तो मिट्टी के बर्तन हैं। मिट्टी के बर्तनों का प्रकार अलग अलग होने के बावजूद
कुछ समानताएं आपको दिखाई देंगी, उनकी रहने की व्यवस्था में कुछ समानताएं दिखाई देंगी, उनके बनाए हुए बर्तनों में कुछ व्यवस्थाएं समानताएं दिखाई देंगी। यानी कहीं ना कहीं वो किसी एक एकात्म भाव से जुड़े हुए थे और ये लंबे काल तक चलता रहा। तो क्या ऐसा संभव है कि लंबे काल तक जो प्रशासन, जो लोग एक साथ रह रहे थे, उनके बीच में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं होगी? निश्चित रूप से उनको नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की भी आवश्यकता रही होगी, पुलिस की भी आवश्यकता रही होगी, और पुलिस और प्रशासन के ऊपर कोई एक सुप्रीम बॉडी रही होगी। अब वो सुप्रीम बॉडी अगर वंशानुगत होती तो उनके बड़े बड़े महल निश्चित नजर आते, जैसा मिस्र में या दूसरी अन्य सभ्यताओं में हमको दिखाई दे। भारतवर्ष में जो सभ्यताएं विकसित हुई उसमें हमको बड़े बड़े महल दिखाई नहीं देते। इसका मतलब ये, इसका अर्थ मेरी दृष्टि में ये कि उन व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, उनमें से ही चुनकर लोग आते थे। और जब आप स्ट्रक्चर्स का वर्णन करते हैं, तो स्ट्रक्चर्स का अध्ययन करते हैं, तो हमें ध्यान में आएगा कि उसमें बड़े बड़े हॉल्स हैं, बड़ी बड़ी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनमें आकर सभा की जाती होगी। तो सभा में बैठने वाले इतने लोग कहां से आते होंगे? तो निश्चित रूप से वैदिक कालीन जो ये सभ्यताएं हैं, अब तो ये लगभग सिद्ध भी होने लगा है, इन वैदिक कालीन सभ्यताओं और हड़प्पा कालीन सभ्यताओं में कहीं ना कहीं तालमेल है। वेदों से आगे बढ़ते हैं, लेकिन बौद्ध काल से पूर्व की अगर हम बात करते हैं, यानी लगभग 5 से 6,000 साल तक की बात तो हमने की वैदिक कालीन, और जब हम आते हैं लगभग 2600 साल पहले, तो बौद्धों से पूर्व एक गणसंघ मिलता है वो, जिसको वज्जी संघ के नाम से जानते हैं। ये वही वज्जी जनपद है, महाजनपद है, जो वैदिक कालीन में मिलता है। और ये वज्जी संघ जो है वो 8 प्रमुख गणतंत्रों से, गणतंत्रात्मक प्रणाली से चलने वाले राज्यों से मिलकर बना है। उनके भी नामों का वर्णन आता है। विदेह के नाम से एक गण है, वज्जी के नाम से है, शाक्य है, अंग है, पंजिक है, मल्ल है, कोलीय है। ऐसे अलग अलग 8 संघ मिलकर एक महासंघ बनाते हैं, उसका नाम है वज्जी संघ। ये वर्णन भी आता है। और उसमें एक और मजेदार बात जो वेदों में वर्णित है, उसी का ही आगे विस्तार है। 7,707 राजा हैं इसमें और एक सम्राट है। ये 7,707 राजा कैसे आए होंगे? ये राजा वास्तव में वही पद्धति से आए जिसको हम आज हमारे यहाँ का लोकतंत्र चुनाव पद्धति कहते हैं। नीचे से चुनकर आते थे। हमारे यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्हें कहा जाता था राजा। तो 7,707 राजा अपने में से एक सम्राट का चुनाव करते थे, वो उस वज्जी संघ के ऊपर राज करता था। कहाँ की व्यवस्था थी ये? बिहार यानी मगध से लेकर ऊपर के हिस्से में, बंगाल के उत्तरी हिस्से में, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के क्षेत्र में और बिहार के भी उत्तरी हिस्से में जो क्षेत्र है, इसमें वज्जी संघ अपना शासन चलाया। इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये जो वज्जी संघ है ये लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन श्रेणी बिंबिसार ने इसको नष्ट कर दिया। श्रेणी बिंबिसार कौन था? श्रेणी बिंबिसार अजात शत्रु का पिता था, उसने इसको नष्ट किया। और उसके बाद लंबे समय तक ऐसी कोई व्यवस्था बहुत प्रमुख रूप से सामने नहीं आती, थोड़ा थोड़ा स्वरूप में सामने आती है। शिशुनाग, नंद, मौर्य, शंग, कर्ण, कुषाण, ये सब आते गए और गुप्त काल तक की व्यवस्था थोड़ी कमजोर हुई। मौर्य काल में चाणक्य और कात्यायन ने जब अपने ग्रंथ लिखे तो इसके बारे में वर्णन लिखा, प्रशासन की व्यवस्थाएं लिखी। हम सब जानते हैं चाणक्य का अर्थशास्त्र और कात्यायन का जो भी वर्णन हमने पढ़े हैं, उसमें विस्तृत रूप से प्रशासन को कैसे चलाया जाए, जनपद की व्यवस्था कैसी होगी, ग्राम की व्यवस्था कैसी होगी, एक राजा के कर्तव्य क्या होते हैं, राजा का चुनाव कैसे किया जाता है, सम्राट के क्या सम्राट को किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। और उस व्यवस्था में भी 3 प्रकार के धर्मदंड, दंड सामने थे, धर्मदंड, राजदंड और न्यायदंड। और उस धर्मदंड, न्यायदंड और राजदंड की सलाह के साथ ही सम्राट का काम करता था। राजा जब शपथ लेता था तो सबसे पहले धर्म की शपथ लेता था, उसके पश्चात वो आगे बढ़ता था। ये लगभग
आगे जाके वैशाली गणराज्य का रूप लिया था। पर इन सबसे अलग हटके उन्हीं दिनों में लगभग 1600 वर्ष पूर्व एक बड़ा 1600 वर्ष पूर्व का एक बहुत महत्वपूर्ण शिलालेख को प्राप्त हुआ है, जिसका नाम है उत्तिरमेरूर का शिलालेख। दक्षिण में तमिलनाडु में ये उत्तिरमेरूर का शिलालेख मिला है। और अगर इस शिलालेख के बारे में आपको जानकारी दूं तो आपको वास्तव में लगेगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा के लोकतंत्र को ही शायद आज विश्व के किसी भी नवीनतम देश में स्वीकार किया गया। मैं इस उत्तिरमेरूर शिलालेख के बारे में आपको कुछ जानकारी आपके सामने रखता हूं। तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में ये एक छोटा सा पंचायती ग्राम है जिसका नाम है उत्तिरमेरूर। चोल राज्य के अंतर्गत अग्रहार बड़े ग्राम में 10वीं शताब्दी के पश्चात अनेकों शिलालेख उस समय की स्थानीय राजनीति पर मिले हैं। ये जो गांव था ये 30 भागों में विभाजित था, जिनमें से प्रत्येक भाग का एक प्रतिनिधि लॉटरी के द्वारा चुना जाता था और वो परिषद में उपस्थित होता था। परिषद 5 उप समितियों में विभाजित थी, जिसमें से 3 क्रमशः उद्यानों, वाटिकाओं और तालाब तथा सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करती थी और अंतिम जो 2 थी वो बाकी प्रशासनिक व्यवस्था देखती थी। इनके सदस्य जो होते थे उनको कोई वेतन नहीं मिलता था और कोई दुर्व्यवहार करने के कारण ये पदच्युत भी किए जाते थे। परिषद में सम्मिलित होने का जो अधिकार था वो संपत्ति की योग्यता के द्वारा सीमित किया गया था, जिसमें मकान तथा छोटा जो भी उनके पास जमीन है खेती करने की वो शामिल हुई। एक मजेदार बात यह भी है कि इसकी सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु 70 वर्ष थी। अर्थात बहुत छोटी आयु के उसमें लोग नहीं होते थे और बहुत बड़ी आयु के लोग भी नहीं होते थे। तो एक उन्होंने उसकी एक व्यवस्था बनाई। ये जो सारी व्यवस्था थी, 1 वर्ष के लिए उनको चयन किया जाता था और 1 वर्ष के चयन के पश्चात अगले 3 वर्षों तक उनको चयनित होने का अधिकार नहीं होता था। और तो और किसी कारण से वो कोई गलत व्यवहार करते थे तो उनको उससे हटा देते थे और फिर उनको नहीं, उनके परिवार के भी किसी सदस्य को उसमें भाग लेने का अधिकार नहीं होता था। आज भी इतनी सुंदर व्यवस्था हमारे लोकतंत्र में नहीं है, हमको देखने में आता है। उत्तिरमेरूर में पल्लव और चोल काल के लगभग 200 से ज्यादा अभिलेख को मिले हैं और इन अभिलेखों में हम देखते हैं कि बहुत स्वायत्त परिषदें होती थी। ये न केवल झगड़ों का निपटारा करती थी बल्कि सरकार के जितने प्रकार के सामाजिक कार्य हमारे समाज में होते हैं उसका भी वो प्रबंध करती थी। जैसे मालगुजारी एकत्र करते थे, आपस के जो समझौते होते थे उनकी बातचीत का भी सब प्रकार की व्यवस्था वो करती थी। उत्तिरमेरूर का ये जो 200 अभिलेख मिले, ये बहुत बड़ा अपने आप में भारतीय प्रजातंत्र, भारतीय लोकतंत्र की प्रणाली का एक बहुत बड़ा उदाहरण है और इसको कुडमेलो पद्धति कहा जाता है। आप अगर उम्मीदवारों की योग्यता सुनेंगे तो वो आपको लगेगा कि अपने आप में एकदम ऐसी ही व्यवस्था हमारे लोकतंत्र में आज को दिखाई देती है। हमारे विधानसभा के सदस्य की आयु तो आयु निर्धारित है, उनको ये भी निर्धारित था कि उन्होंने मूलभूत शिक्षा प्राप्त की हो और साथ साथ वेदों के ज्ञान हो, वेदों का ज्ञान होना चाहिए ताकि वो अपने काम में उनका उपयोग कर सके। पिछले 3 वर्षों में इस पद पे नहीं रहे हो, अपने शासन में उनको अपनी आय का पूरा ब्यौरा देना पड़ता था। कोई भ्रष्टाचार के दोषी पाने पर उनको ही नहीं तो उनके आने वाली पीढ़ियों को भी अयोग्य घोषित कर दिया जाता था। अपना कर चुकाने वाला होना चाहिए, गृहस्थ होने के ग्रस्त अगर है तो परस्त्री गमन का उस पर दोष नहीं होना चाहिए, हत्यारा, मिथ्याभाषी या चोर नहीं होना चाहिए, दारूखोर नहीं होना चाहिए, मदिरा का सेवन करने वाला नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से दूसरे का धन का हनन करने वाला नहीं होना चाहिए। उत्तिरमेरूर के मंदिरों पर ये रहता था 360 दिनों तक इनके लिए एक दिन के काम निर्धारित किए जाते थे और उन कामों का बाद में फीडबैक भी दिया जाता था। ऐसी सारी व्यवस्था, ये जो सारा मैं वर्णन कर रहा हूं, ये शिलालेख केवल ऐसे 200 शिलालेख है, मंदिरों पर उत्कीर्ण है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। अच्छा, एक और बात की, ये सारा काम जो करते थे उनको परीक्षण करने के लिए भी 10 सदस्यीय समिति बनाई जाती थी और जब चुनाव होते थे उसका चुनाव का बड़ा जोरदार पैटर्न था। एक शलाका पुरुष तय किया जाता था। शलाका पुरुष कौन होता था? जैसे आज हमारा इलेक्शन ऑफिसर होता है, वो शलाका पुरुष हरेक को अलग अलग रंग की शलाकाएं देता था
शलाकाएं आ जाती थी उनको गिना जाता था और फिर वो शलाका को घोषणा करता था इन सारे प्रतिनिधियों की। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे यहाँ भारतीय मातृमय में ही नहीं तो भारतीय विचार प्रणाली के, भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत जाकर अगर हम अध्ययन करते हैं, अगर हम उसकी जानकारी करते हैं और उसको शिलालेख से पुष्ट करते हैं तो हमें ध्यान में आएगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में लोकतंत्र का, गणतंत्र का, प्रजातंत्र का एक उत्कृष्ट स्वरूप नजर आता है। हमें समझाया गया कि ये जो लोकतंत्र है वो बाहर से आयात होकर हमें सिखाया गया है। वास्तविकता ऐसी नहीं है। जो सम्राट होता था वो सम्राट हो सकता है किसी कारण से वहां वंश परंपरा से आया हो, लेकिन सम्राट परंपरा के होने के पश्चात भी वहां की जो नीचे की सभा और समितियां थी वो चुनकर आती थी और वो चुनकर श्रेष्ठ लोगों को सभासद बनाती थी, वो श्रेष्ठ लोगों को मंत्री परिषद में भेजती थी। हम सब मेवाड़ के रहने वाले लोग हैं और मैं तो एक मेवाड़ के बहुत महत्वपूर्ण स्थल पर काम करता हूँ। हम सभी को महाराणा प्रताप के जीवन का उदाहरण जरूर याद रखना चाहिए। महाराणा प्रताप का चुनाव कैसे हुआ? महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे उदय सिंह जी का देहांत हो गया होली के दिन और वो दाह संस्कार के लिए चले गए थे। मेवाड़ में परंपरा थी कि जो बड़ा पुत्र है जो वही युवराज बनता है, इसलिए वो शमशान पे नहीं जाता। पर जब प्रताप को लोगों ने देखा शमशान पर, उस समय के जागीरदारों ने, उस समय के जो अन्य लोग, प्रमुख लोग थे, उन्होंने, सामंतों ने देखा तो उन्होंने पूछा प्रताप यहाँ कैसे आए? तो पता चला कि उदय सिंह जी ने भटियाणी रानी के कहने से अपने दूसरे पुत्र जगमाल को इसका उत्तराधिकारी बना दिया, राजा बना दिया। ऐसा उनको जब पता लगा तो आपको आश्चर्य होगा प्रताप का राज्याभिषेक कैसे हुआ? शमशान से लौटते समय जब वो नहाने धोने के लिए जिस मंदिर की, शिव मंदिर की बावड़ी पर रुके गोगुंदा में, वहीं पर मंदिर के उस बावड़ी के जल से ही प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। किसने किया? उन सामंतों ने किया जो चुने हुए प्रतिनिधि थे जनता के। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने राजा की आज्ञा को ठुकराते हुए अपने आप निर्णय किया, मिलकर निर्णय किया, लोकतंत्रात्मक पद्धति से निर्णय किया और प्रताप को राजा बना दिया। प्रताप को राजा बनाने के बाद वो गोविंदा के महलों में गए और राजगद्दी पर बैठे हुए जगमाल को वहां से हटाकर प्रताप को उस राजगद्दी में बिठा दिया। इससे बड़े लोकतंत्र की उदाहरण कहां प्रस्तुत हो सकता है? मैंने आपके सामने वेदों से लेकर अभी कुछ वर्ष पहले तक, यानी लगभग प्रताप के काल तक का ये सारा वर्णन रखा है। हम सभी को इसमें और अधिक शोध की आवश्यकता है। इसको लेकर बहुत सारे लोगों को काम करने की आवश्यकता है। हम काम करेंगे तो हमें ध्यान में आएगा भारतीय लोकतंत्र, भारत की ज्ञान परंपरा में निहित लोकतंत्र वह लोकतंत्र है जो विश्व के किसी भी देश में आज प्रायोगिक रूप में लागू किया जा रहा है। हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट ही नहीं, उनको एक्सपेरिमेंट करके सिद्ध करने का काम किया है। मैं समझता हूँ भारतीय ज्ञान परंपरा में सीमित समय में आपके समक्ष जो बात रखी जा सकती थी, मैंने उसका प्रयत्न किया है। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुल से लेकर अंतरिक्ष तक, कुल से लेकर अंतरिक्ष तक सब पर किया विचार, कुल से लेकर अंतरिक्ष तक सब पर किया विचार। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, महालोकतांत्रिक विचार, महालोकतांत्रिक विचार। अगले वक्ता प्रोफेसर सुशीला शतावत, विभागाध्यक्ष जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। इनका संक्षिप्त परिचय दे दें। 25 वर्षों का शैक्षिक अनुभव समेटे हुए 90 से अधिक शोध पत्र लिखे हैं जो विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में छपे हैं। 10 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और इनको विभिन्न सम्मान मिले हैं। उन सम्मानों का नाम मैं करता हूँ। अमरचंद बड़वा सम्मान, महाराणा जगत सिंह सम्मान,
राजेंद्र भटनागर सम्मान, ग्लोरी ऑफ इंडिया सम्मान और अन्य सम्मान। अगर हम कहें कि सम्मान आपको सुशोभित करते हैं, साथ ही साथ आप सम्मानों को भी सुशोभित करते हैं। मैं आयुर्वेदिक औषधि विकास की भारतीय परंपरा का अध्ययन इस विषय पर अपने विचार रखेंगे। एक बार आप सभी से निवेदन करता हूं कि वे करतल ध्वनि से